युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आपकी हमारे वरिष्ठ जन समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महिलाएं वहाँ काफ़ी आई थी कि कोई कार्यक्रम कर रहा है बोले तो आजकल ये भी है डीजल पेट्रोल है उसका भी तो वही रेट बढ़ रहा है यूज करना पड़ेगा। उसका पोस्टकार्ड मेरे पास कोई चल रही है महिला आरक्षण को हाँ महिला आरक्षण को लेकर के कुछ कहते हैं। मैंने उनको महिला आरक्षण के संबंध में अभी क्योंकि मेरे को उपस्थिति दिखी तो मैंने बोला आइए आप मेरी बात सुन के जाइए, लेकिन क्योंकि उनको पोस्ट कार्ड डालना है जो आजकल बड़ा एक सिस्टम चल गया है, ऊपर से कार्यक्रम चलते हैं और उसका क्रियान्वयन करना है। तो क्रियान्वयन कितना सही कितना गलत ये भी मेरी बात सुनने के बाद में इसका अर्थ निकालिएगा, क्योंकि औपचारिकता ज़्यादा पूरी नहीं करना है। मेरा एक आग्रह है आप जितने भी लोग हैं थोड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा बातों को कि ये चले राम राज्य की वो संकल्प की यात्रा क्या है, इंदिरा ज्योति यात्रा क्या है, ये सम्यक अभियान क्या है और इस अभियान को लेकर मैं क्यों निकला हूं। यद्यपि काफी लोग यहाँ जानते भी हैं और जितने जानते हैं उतने आए भी नहीं हैं। मैं किसी संगठन कई के संगठन से कोई टिप्पणी नहीं करता आमतौर पर और कोई एक व्यक्ति किसी भी व्यवस्था के लिए दोषी नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति के मन में पता नहीं क्या उमड़ घुमड़ होते रहता है। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं फलाने पद के लायक मैं ही योग्य व्यक्ति हूँ और मेरे को किनारा किया गया है तो मैं क्यों करूँ। ये भी बात बहुत लोगों में है। मैं देखता हूँ इस मैयर के अंदर में अगर विधानसभा चुनाव की बात आती है तो कम से कम 10-12 दावेदार आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। अगर किसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की बात आएगी तो भी 10-12 दावेदार सामने आएंगे। तो अच्छा हो गया सदस्यता चल रही है तो कम से कम वो एक अलग तरीका हो गया। किसी भी क्षेत्र की अभी धर्मेश गए की तो जिला कांग्रेस की पार्टी बनाना पड़ा होगा, जितने बनाए होंगे। उसके अलावा कई लोग तो इस बात से नाराज हो गए होंगे कि हमको स्थान क्यों नहीं मिला। तो धर्मेश जी सही है, ये बड़ी सामान्य बातें हैं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो भाई आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना 1-1.5 मिनट में परिचय दे दूँ, उसके बाद मेरी बात सुनेंगे तो ठीक लगेगा आप लोगों को, नहीं तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन आया और क्या बकबक करके चला गया। वैसा मुझे विश्वास है आप लोग याद करके जाएंगे, जितना भी बोलूँगा भूलेंगे नहीं जल्दी। सन 1984 में मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मैं 17 साल की उम्र से राजनीतिक मंच पर उस मंच पर हुआ करता था जिस मंच पर जाने के लिए लोगों की पूरी उम्र बीत जाती, और अपने भाषण शैली के कारण उस स्थान पर जब मैं जाता तो मेरे को सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। उसके बाद मैंने एक किताब लिखा, बहुत कम उम्र में एक मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई। महिलाएं होती तो ज़्यादा, असली महिलाएं आई नहीं वो, क्योंकि उनको प्रदर्शन करना है। कुशल गृहिणी नामक मैंने एक किताब लिखा था और अपनी शादी के पहले लिखा था। शादी के बाद पता नहीं लिख पाता, नहीं लिख पाता, कठिन होता है ना शादी के बाद लिखना। और उसके बाद मैं देशबंधु प्रकाशन विभाग का सब एडिटर बना, फिर एडिटर बना, कई किताबों का संपादन किया, फिर देशबंधु समाचार पत्र का संपादक रहा और फिर बड़े अखबारों का संपादक रहा, देश के एक ज्योति के अखबार का भी संपादक रहा। 30 किताबें मैंने लिखा है, 30 किताबें अलग अलग। अब बात ये आती है, प्रशिक्षण मैं पहले से देता रहा हूँ मीडिया को भी और राजनीतिज्ञों को भी। और सन 1995 में श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी ने एक सभा के दौरान मेरे लिए गुरुदेव शब्द का उपयोग किया और तब से पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खासतौर पे और भी अन्य क्षेत्र में भी मुझे गुरुदेव के नाम से जाना जाने लगा और मेरा जीवन कुछ आचार्य की भांति है ही। मैं विषय पे आगे आता हूँ। सन 2015 में देश के चोटी के नेताओं ने मुझसे कहा
कि अब लगता है आपको राजनीति के क्षेत्र में ही पुनः समय देना चाहिए, तो मैं देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक पद पर एक बड़ी नौकरी होती है, उस नौकरी को छोड़ दिया और मैंने कहा कि अभी सीधी पार्टी ज्वाइन नहीं करता, लेकिन पार्टी के जीत का आधार कैसे मजबूत किया जाता है इस दिशा में काम करना है। तो मुझको कहा गया कि आपको यहाँ कार्यालय दे देते हैं, पूरे देश के लिए आप प्लान तैयार करिए। मैंने बोला नहीं, मैं चला भोपाल। मैं भोपाल आया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों के लिए चुनाव की रणनीति तैयार किया 2018 के लिए। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो 2015 सुबह से ही लोगों ने मेरे को कहना शुरू कर दिया, अरे कांग्रेस खत्म, 14 में हार गई, अब तो हाशिए पे देखिए नहीं, आईसीसी में कोई ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बात करने के लिए मैं सामने था, लेकिन पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेता ऐसे थे, अरे कहाँ माथा खपा रहे रोकड़े साहब, आप नहीं बनेगी। लेकिन हमने पूरी हिम्मत के साथ में प्लान तैयार किया। यदि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में 45 टिकटें गलत नहीं दी जाती तो हम 2018 में जो सरकार बनी थी उसको गिराने की ताकत किसी में नहीं थी। ये सरकार इतनी मजबूत हो जाती कि अपने आप 150 सीटों से अधिक कांग्रेस की आती। और मेरा असेसमेंट था वो कमजोर हुआ। पास के छत्तीसगढ़ राज्य में टिकटों को लेकर के डिस्टर्ब नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में बावरिया जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी या हावी होने वाले नेता ज़्यादा थे और 45 सीटें गलत थे। ये जानना बहुत जरूरी है, सबके दिमाग में आना चाहिए बात क्या ऐसा हुआ। 2019 का लोकसभा चुनाव आया और मैंने तब भी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं किया, केवल मैंने मध्य प्रदेश में 29 में से 14 से 18 सीटें चुनाव जीतने की योजना के साथ प्लानिंग तैयार किया और मुझे विश्वास था कि इतनी सीटें हम जीत जाएंगे। विश्वास हवा में नहीं था, काम हमने किया था। लेकिन हुआ क्या कि चुनाव मतदान के ठीक लगभग 20 दिन पहले मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त जानकारी मिली कि ये महिला समूह जो होते हैं, महिला स्व सहायता समूह, तो कांग्रेस के टाइम बने और सरकार की भिन्न भिन्न जो कुटीर उद्योगों से रिलेटेड कोई योजनाएं थी उसका लाभ उन महिलाओं को देना और उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एक उसका उद्देश्य था। फ्री में उनको कुछ देना ऐसा उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाना ये उद्देश्य था। लेकिन उसका एक विपरीत रूप सामने आया। 2014 में भाजपा की सरकार बनी। 2 साल के बीच में आरएसएस के जो रणनीतिकार थे, आर्थिक रणनीतिकार, उनके साथ में मिलकर 3-4 लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि आगे जाके हमको महिलाओं पर केंद्रित राजनीति करनी है। तो कैसा हुआ आप सबको पता है, अभी 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा। तो महिला समूह बनाए जाएंगे आरएसएस के माध्यम से और देश की 22 प्राइवेट बैंकों को चिन्हित किया गया। उन बैंकों के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम डेवलप करेंगे। यह अध्ययन किया गया उन रणनीतिकारों के द्वारा कि निम्न आय वर्ग व निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवार की ऋण महिलाओं के पास होती है। महिलाएं पर्दे के पीछे से पिछले दरवाजे से जाके पड़ोसी से किस प्रकार कुछ पैसा उधार ला करके घर चलाती है वही जानती। और ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे मोटे औद्योगिक क्षेत्र में साहूकारी पद्धति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि नाम मात्र के ब्याज दर पर अगर माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम दिया जाता है तो ये सारी महिलाएं उस सिस्टम में जुड़ जाएगी। अध्ययन उनका बहुत तगड़ा था, क्योंकि बेटे की फीस पटानी होती है और पिता चुपचाप हो जाता है तो महिला या तो चुपचाप जेवर अपना गिरवी रख देती या अड़ोस पड़ोस से महिला बात करके कुछ पैसों का इंतजाम कर देती। ये व्यवस्था पहले से होती आई है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसा चलता है ना, यही चलता रहा। इस बात को उन्होंने मजबूती से पकड़ा, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम बनाया। 20 से 40 समूह के बीच में एक सर नियुक्त किया, एक टीम लीडर नियुक्त किया। उसको सारी महिलाएं सर बोलती है, सर के अलावा जानती नहीं है क्या है सर।
वो सब किसी कस्बे के किसी भी एरिया में किसी के घर में जाके मीटिंग लेते, नहीं तो पेड़ के नीचे मीटिंग लेते, और वो आरएसएस की नीति के बारे में, भाजपा के बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें समझाते। वो महिलाएं अगर तटस्थ विचारधारा की रही होगी, कभी भाजपा की नहीं रही होगी, तो वो भी इधर आ गए। उनको बताते देखो ये कोई ब्याज कोई ज़्यादा नहीं है, अगर 1 लाख रुपए ब्याज बैंक से ऋण लोगे तो ये आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, बिना उससे नहीं मिलेगा, आसान नहीं है ऋण लेना। साहूकार से लोगे तो 10% 20% मासिक ब्याज ले लेगा, और ये होता भी बड़ा भारी शोषण। तो उन सब बातों को उन्होंने बदलाया, और महिलाएं ही महिलाओं पर वसूली करेगी। महिला की जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उसे बनाया वही वसूली करेगी। बड़ा भारी दबाव। आप लोग क्या है कि महिलाएं काम करती, पुरुष भी काम कर रहा है, अरे नहीं भैया इतने 6 तारीख को पैसा दे दीजिए, क्योंकि कल जो है समूह का पैसा पटाना है। ये बात सही है? ऐसा होता है कि नहीं होता? समूह का पैसा वाली बात आती कि नहीं आती आप लोग सामने? आती है ना ये बातें। जब ये क्लियर हो गया कि समूह बहुत अच्छा चल गया, इसके बारे में ज़्यादा भाजपा को जानकारी उन्होंने आरएसएस वालों ने नहीं दिया, लेकिन प्लान किए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन महिला समूहों का उपयोग किया जाएगा। और जो पन्ना प्रमुख बनाए गए थे इनके भाजपा के, उसके पीछे एक रणनीति थी कि आप इसके माध्यम से पता लगाइए कि महिला समूह की ये महिला है, इस महिला के परिवार में कितने वोटर हैं, और ये तटस्थ है, ये प्योर कांग्रेस की या कहीं एक तरफ भाव रखने वाली नहीं है, तो इनको हमको लेना है। तो उस महिला को 500 रुपये प्रति वोटर के हिसाब से, अगर एक परिवार में 5 वोटर हो गए तो उसको 2500 रुपये देना, या तो नगद दे दो या उसने जो पैसा लिए उसमें से कटौती करवा दो, उसका पैसा देना पड़ गया, ले ये स्कीम बनाई गई। ऐन लोकसभा चुनाव के टाइम में 500 रुपये प्रति वोटर घर घर पहुंचाने की, पिछले दरवाजे से पहुंचाने की व्यवस्था आरएसएस की नीति के तहत कर दी गई। इसका बड़ा जोरदार असर हुआ। यदि पुरुषों को पैसा देते तो हो सकता है कि पीछे छोड़ देते, लेकिन महिलाओं के माध्यम से पैसा गया। महिलाएं जब बड़ी हो जाती तो बड़ी खतरनाक होती है, देना उसको है, तुम्हारे को देना, किसी दूसरे को नहीं देना, उसी के लिए पैसा दिए। और देखो मैं जब भी पैसे की जरूरत होती है, तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा मैंने लाई ना वहाँ से उठा के, वो अड़ाती है। अपने बच्चे की फीस पटाना है तो वो वहाँ से व्यवस्था करके लाती है। ये घर में 3 महिलाएं तो अलग अलग समूह की प्रतिनिधि बन जाती है। ये व्यवस्था दी गई। इस व्यवस्था के कारण हम 15 दिन पहले ही लगभग क्लियर हो गया मेरे सामने कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैंने कमलनाथ जी से बात किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कई चंबल तरफ में दौरे पे जा रहे थे। मैंने कहा भाई छिंदवाड़ा को थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि चुनाव जितना कठिन, बोले आपने तो बोला 14 से 18 सीटें जीत रहे हैं, अब आप बोल रहे हो कठिन है। मैंने बोला देखिए ये माइक्रो फाइनेंस का जो सिस्टम महिला समूह के माध्यम से चला है, इसके माध्यम से प्रति वोटर 500 रुपये पहली बार पहुंचाया जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, यदि हमारे पास पैसा न भी हो, हम इधर उधर से व्यवस्था करके देना भी चाहे तो हमारा जो पैसा है कुछ लोगों के हाथ में जाएगा और अपने उनके घर में रख देंगे, उन वोटर्स तक के पैसा नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हम इतनी जल्दी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। क्यों भाई, ये आज तक बात समझ आए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? ऐसा आता है ना। इसलिए मैंने कहा अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और सचमुच यही हुआ। हम एक सीट बड़े मुश्किल से जीत पाए, बाकी सीट हार गए। बाकी भले किसी ने बोला होगा ईवीएम का दोष है, इसका दोष है, उसका दोष है, लेकिन मुझको पता था वास्तव में सिस्टम क्या हो। उसके बाद कोरोना का दौर आया, सब लोग अपने अपने घर में घुस गए, लेकिन मैं आरएसएस के मुख्यालय में जाके ये पता लगाने लगा कि आगे की रणनीति क्या है भाई बीजेपी की आगे। तो ये जो लाडली बहना योजना है, ये लगभग योजना का प्रारूप इस टाइप का पहले ही बन चुका है। पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि अब हम जानते हैं कि निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग की महिलाएं ही उस परिवार की रीढ़ है, इसलिए महिलाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए फोकट फंड की योजनाएं शुरू करनी पड़ेगी। महिलाओं को कुछ न कुछ प्रतिमाह देने की योजना शुरू करनी पड़ेगी। ये बन जब 2020 में सरकार गिर गई, तब मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या उपाय है हमारे पास। तब मैंने सोचा, मैंने पता लगाया बारीकी से। मैं 3 किताबें लिखा था, 30 किताबें लिखा है तो, लेकिन 3 किताबें लिखा कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ रहे छात्र हैं वो किस किस
कोर्स के बाद में कौन से कोर्स में पढ़ाई करें ताकि उनका भविष्य संवर सके। इन किताबों के लिखने के बाद में एक किताब उसमें से हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रकाशित किया था, देश का चोटी का बैनर। तो इन किताबों के बाद मेरे को देश भर के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाने लगा। एक जगह कुलपति से मैंने जीत किया कि मैं इन छात्रों से बात करना चाहता हूँ, जाकर के इनकी समस्याएं जानना चाहता हूँ। जब मैं छात्रों से मिला तो मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। जो वास्तव में समस्याग्रस्त है, मान के चला जाए कि आप अगर अस्वस्थ हो गए और आप डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास में जाने के बाद बैठ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछ रहे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं साहब, अरे क्या हुआ ये तो बताइए, कहाँ दर्द हो रहा है? अरे साहब नक से लेके सीख तक। अरे किधर हो रहा है? अरे किधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। डॉक्टर को आप सही ढंग से नहीं बता पाएंगे, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इलाज कहाँ से शुरू करूं, क्या दूं इनके लिए। वही स्थिति युवाओं की थी। मैं युवाओं के पास गया, बेरोजगारी का कारण क्या है, आगे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा? अरे साहब हमारे बड़े भाई लोग तो बेरोजगार पड़े हैं, हमारा क्या ठिकाना, पता नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको यही नहीं मालूम। बड़ा जवाब जो था उनका, कहीं उत्साह नाम की चीज तो थी नहीं, बड़ा कंफ्यूज करने वाला था। और मैंने देखा सारे स्टूडेंट फिर मैंने युवाओं से बात किया जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो वो क्यों बेरोजगारी है, कोई जवाब नहीं। किसी साहब जनसंख्या बढ़ गई भैया, और कोई कारण साहब वैकेंसी नहीं निकल रही है, और कोई कारण साहब नकल बहुत हो जाती है, साहब परीक्षा कैंसिल हो गई है, साहब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ गई होगी। अरे साहब कहाँ अवसर ही नहीं, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं। मैंने इस पर बड़ा व्यापक अध्ययन किया कि आखिर बेरोजगारी है तो क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इस बेरोजगारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास जितने संसाधन है इसका युक्तिकरण से कुछ हो सकता है। तो 4 ऐसे मुद्दे बड़े मेरे सामने आए। एक तो 58 साल सेवानिवृत्ति आयु थी, 62, 65, 68 तक करने लगे। तो मैंने सोचा यदि 58 में ही रिटायर कर देते तो इन युवाओं को अवसर मिलते। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक मुश्त जो राशि देनी पड़ती है, उनके पीएफ की देनी पड़ती है, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट की देनी पड़ती है, वो सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने बढ़ा दो, क्यों बढ़ा दो, क्योंकि उनकी जमा पैसे के ब्याज से ही सरकार उनको वेतन दे देती, फ्री के कर्मचारी मिलते। तो उन्होंने रिटायरमेंट का आयु बढ़ा दिया। अब रिटायरमेंट का आयु बढ़े, जितने समय बढ़ गया उतने समय बेरोजगार हो, तो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही। तो यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी जाए, क्या लगता है आपको, कुछ बेरोजगारी कम हो सकती है क्या? आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं थोड़ा बताइए मुझे। यदि रिटायरमेंट आयु 65 साल से कम करके 58 साल कर दी जाती है, तो क्या कुछ बेरोजगारों को अवसर मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। ये एक मेरा पहला मुद्दा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बताना है लोगों को। दूसरा मुद्दा, भाई सरकार प्राइवेटाइजेशन करना है कर देना, सब जगह करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन और प्राइवेट वेतन एक समान कर दे। भाई दोनों जगह वेतन एक समान हो जाएगी तो हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। जाए हमारा बच्चा प्राइवेट में चले जाए, वेतन तो बराबर ही मिल रहा है ना भाई। तो अब बोले कैसा होगा? अरे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ प्राइवेट और सरकारी नौकरी में एक समान वेतन है, और हमारे भारत में वायबिलिटी गैप फंड, अंग्रेजी में बोला मैंने वायबिलिटी गैप फंड, अब अंग्रेजी में बोल देता हूँ, व्यवहार्यता हिंदी में अंतर निधि, मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, दोनों के बीच में व्यवहारिक करना है, वो अंतर कितना है, उसके लिए निधि उतना फंड गवर्नमेंट दे दे तो सरकारी और निजी में एक समान वेतन। और सरल समझा देता हूँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में फीस के माध्यम से शिक्षकों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन देना संभव नहीं है। तो फीस कितनी आ रही है, खर्च कितना हो रहा है,
और वेतन सरकारी के बराबर देंगे तो अंतर कितना है, वो उस अंतर की भरपाई सरकार कर देगी, वो है बीजीएफ। तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगेगा, प्राइवेट कंपनी के जितने कर्मचारी उनको सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगेगा। तो व्यवहार्यता अंतर्निधि वायबिलिटी गेप फंड की व्यवस्था करके सरकार चाहे तो सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था कर सकती है। आप लोग इससे सहमत हैं? अगर ऐसा हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, अब बात आई हमारी तीसरी। बड़ा सरल रूप से समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है। सन 2003 में विश्व बैंक जानते हैं ना आप लोग? विश्व बैंक पूरे दूसरे किसी भी राज्य में, किसी भी देश में विकास के काम चलने हो तो उसके लिए फाइनेंस करता है। विश्व बैंक की एक नीति होती है, उद्योगों के स्ट्रक्चर से लेकर कई चीज़ों के लिए बड़ी भूमिका होती है। तो विश्व बैंक ने 2003 में एक रैंकिंग सिस्टम बनाया बिजनेस के लिए सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी कठिन है कोई बात नहीं, हिंदी में बिजनेस के लिए सुगमता। कहें तो कैसी सुगमता होगी बिजनेस के लिए? जिस देश में श्रमिक सबसे ज्यादा, कर्मचारी, टेक्नीशियन मतलब इंजीनियर्स वगैरह, मैनेजर ये सबसे सस्ते होंगे, उस देश को रैंकिंग ऊपर की देगा, वहाँ बिजनेस करने में आसानी होगी। तो विश्व बैंक ने ये नीति बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व बैंक के पदाधिकारी रह चुके हैं, आपको पता होगा ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस रैंकिंग प्रणाली को एक उठा के, मेरे देश में श्रम सस्ता नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तर्क था, जिस देश में श्रम सस्ता होता है वो देश सबसे पिछड़ा होता है। सही है? श्रम सस्ता होगा देश पिछड़ा होगा कि नहीं होगा? आपके बच्चों को कम वेतन मिलेगा तो देश पिछड़ा है कि नहीं है? तो उन्होंने इसको माना नहीं। लेकिन सन 2014 में जैसे ही सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने बोला ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों के यहाँ आएंगे। और उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए सुगमता हेतु एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री मतलब उद्योग का युग का कॉन्सेप्ट दिया और आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू कर दिया। अब मजा आया, अब सबको आउटसोर्सिंग पता है, क्यों है क्या नहीं है बताइए? आउटसोर्सिंग प्रणाली से नौकरी लग रही युवाओं को पता है कि नहीं पता? पता है, सबको पता है ना जी। बच्चे कहे गए ना आउटसोर्सिंग में, मतलब एक को 60,000 रुपये महीना मिल रहा है सरकारी नौकरी करने वाले को, और उसी काम को करने वाले को 14,000 रुपये तय हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से। और वो ठेकेदार जो है 4,000 रुपये जेब पे ले लेता है, 10,000 उसे दे देता है। वो नौकरी लगते समय भी वो आदमी 3 महीने की वेतन से लेके अगर सरकारी विभागों में लगा देता है, बोले कल आदमी का पक्की हो जाएगी, इस नाम से 10-10, 20-20 लाख रुपया रिश्वत के अलग लगे। और बाप जो जमीन बेच के कुछ पूर्ति कर देता है, जीवन में उसकी भरपाई बेटा नहीं कर पाता, बल्कि हर महीने बेटा उम्मीद करता है कि मेरे पिताजी हर महीने का खर्च चलाने के लिए अब भी कुछ ना कुछ दे। ये परिस्थिति बनी है या नहीं बनी? बनी है। ये है आउटसोर्सिंग प्रणाली। सरकारी विभागों में 70% पद आउटसोर्सिंग से भर दिए गए। अब शेड्यूल कास्ट वाले हैं यहाँ पे, एससी सेल वाले हैं ना अभी, तो भैया एससी सेल वाले आपके लिए बड़ी बात यह है, आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है तो मैं मुद्दा बता देता हूँ। आप बोलिए 1,000 पद खाली है, उसमें 700 पद 70% पद आउटसोर्सिंग से चले गए बिना रिजर्वेशन के। अब बचे 300 पद। 1,000 पद में आपको 150 पद मिले होते क्या नहीं मिले? 160 पद मिलते ना, मिलते कि नहीं? 160, 16% आरक्षण है ना एससी वाले का, 160 मिलते। अब बच गए 300, तो 48 पद कितने मिलेंगे? 48 पद मिलेंगे। 160 मिलना था, मिले कितने? 48। 112 सीटें गई, इसीलिए एससी वर्ग के जितने पढ़े लिखे युवा होते थे उनको नौकरी मिल जाती थी। अब मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो एससी वर्ग
साथ अन्याय सरकार ने किस रूप में किया? अनुसूचित जनजाति भी यहाँ है, गोड़ बाहुल्य क्षेत्र है ना, गोड़ बाहुल्य है ना, तो उनको बताने की 20% आरक्षण है। जब 20% आरक्षण है, 1000 में 200 कर्मचारी होते आपके, अब 300 बचे हैं तो 60 ही कर्मचारी आपके होंगे। कितने सीटें चले गई? 140 चले गई। ये बताने की जरूरत है या नहीं है? ये मुद्दा है या नहीं है? तो ये हो गया आउटसोर्सिंग का। अब बात आई 2020 किस कारण से जाना जाता है? कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमण आप सबको पता है, संक्रमण हुआ था। कौन सा? कोरोना। मतलब एक ही संक्रमण हुआ था क्या साहब? आप लोग एक ही संक्रमण जानते हैं क्या? बस इसके अलावा दूसरा संक्रमण नहीं जानते? अरे भाई 3 संक्रमण हुए थे 2020 में। पहला संक्रमण मध्य प्रदेश में राजनीतिक संक्रमण हुआ। कैसे? कोरोना संक्रमण हो गया था देश में, लेकिन यहाँ नहीं आया। यहाँ पर राजनीतिक संक्रमण 1-2 मार्च से आ गया। होली के समय में सब लोग रंग खेल रहे थे, हमारे विधायक मंडी में चले गए, उनके रेट लगने लगे, रुपयों के खेल शुरू हो गए। और उस राजनीतिक संक्रमण का नतीजा हुआ 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये पहला राजनीतिक संक्रमण है। अब दूसरा संक्रमण कोरोना संक्रमण। तो 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था। उसी दिन 20 मार्च 2020 को जबलपुर में कोरोना के 4 मरीज मिले। अब उसके 4 दिन बाद 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? लॉकडाउन। तो हमारे नरेंद्र मोदी ने बोला इस आपदा को अवसर में बदलने का समय आ गया है। और तीसरा संक्रमण सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के रूप में, गलत निर्णयों के रूप में सामने आया। वो ऐसा आया, उद्योगपतियों की बैठक बुलाया और उन्होंने बोला उद्योगपतियों क्या चाहते हो? उन्होंने बोले आप क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर लेंगे, जो 14 से 16 घंटे शिफ्ट ड्यूटी होती थी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की, तो उसको उन्होंने 8 घंटे कर दिया था। यदि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको 12 घंटे कर दीजिए। कितने घंटे करवा दिया? 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को कितने घंटे करवाया? 12। देखिए ये मैहर है। 1990 के दशक में यहाँ श्रमिक आंदोलन पूरे देश के लिए इतिहास रचा था। सही है कि नहीं है? सही है। बड़ा इतिहास रचा था ना। तो मैं बताना यही पे बोलना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी चीज की गई। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया गया। ये अगर कोई 24 घंटा है, एक उद्योग में 3000 कर्मचारी है शिफ्ट में, 1000 3000 कर्मचारी। अब पता चला ये 8 घंटे की थी, 12 घंटे की भी, तो 2 ही शिफ्ट बची। 1000 कर्मचारी कहाँ गए? बाहर चले गए कोरोना के। अब 33% बेरोजगारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। उसके बाद में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया, मतलब पक्की नौकरी नहीं, पहले पक्की होती थी नहीं, फिक्स टर्म 3 साल 5 साल की उसका हटा, ये नहीं कर दिया। और एक चीज कर दिया, इंदिरा गांधी ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को निकाले जाने पर उन कर्मचारियों के साथ क्या होता है इस बात का अध्ययन की, और ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट 1971 लाई। बिना रिकॉग्नाइज यूनियन के सहमति के आप कर्मचारियों की छटनी नहीं कर सकते। इसके अलावा उससे पहले जिस कंपनी में 300 कर्मचारी होते थे उनको सरकार की बिना अनुमति के छटनी का पावर था। इंदिरा गांधी ने उसको 100 कर दिया। नहीं, 300 ज्यादा है, 100 कर्मचारी तक है तो भाई छटनी कर लो बिना सरकार की अनुमति। लेकिन उससे अधिक है तो आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 100 कर दिया। लेकिन वो 100 कर्मचारी वाले भी अगर कोई संस्थान है तो उसको भी रिकॉग्नाइज यूनियन से सहमति लेनी पड़ेगी। मतलब कर्मचारियों की छटनी करना प्राइवेट सेक्टर के लिए आसान नहीं था। इनने का क्या, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट को खत्म कर दिया। बोले कोई सहमति की जरूरत नहीं है, रिकॉग्नाइज यूनियन छटनी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो इंदिरा जी ने 100 कर्मचारी कर दिया था उसको 300 कर दिया। अब 300 कर्मचारी अगर किसी उद्योग में है तो उसको
उसको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और एक काम कर दिया, यदि किसी उद्योग में जरूरत के अनुसार उसने 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 अपने ही परिसर के अंदर कंपनियां काम के हिसाब से बना लिया तो बना सकता है। मतलब वो 300 के मल्टीप्लाई करके कई कंपनियां बना लेगा और सारे कर्मचारियों की छटनी का पावर अपने पास में रख लेगा। इसके साथ बोला कोई भी कर्मचारी कंपनी के नियम के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता। हड़ताल की पाबंदी कर दिया, 6 महीने पहले नोटिस दे दो। 32 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 कानूनों की श्रम संहिता बना करके उन 4 कानूनों को भी कर्मचारियों के हित में न रख करके उद्योगपतियों के हित में कर दिया। अचानक 48% बेरोजगारी 2020 में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण बढ़ी। ये बताओ कोरोना का संक्रमण ज्यादा खतरनाक था कि मोदी जी के निर्णय का संक्रमण? मोदी जी के निर्णय का। अब समझ गए ना आप ये चीजें? ये मैंने बोला, इसमें मैंने एक काम किया, सारी व्यवस्था किया। मैंने सिर्फ बेरोजगारी का कारण नहीं गिनाया। हम 58 साल सेवानिवृत्ति की आयु करेंगे, हम सरकारी निजी क्षेत्र में एक समान वेतन करेंगे, हम आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद कर देंगे, हम पुनः 8 घंटे की शिफ्ट पे ड्यूटी कर देंगे, हम सरकार का एक इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बना देंगे, पुराने पूरे श्रम कानूनों को लागू कर देंगे। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन चक्काजाम बाजार बंद नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे, विकास के साथ पास मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि हम सरकार को ही बदल देंगे। ये सही निर्णय है कि नहीं है? ये हमारा उद्देश्य है। अब हमने इसके साथ साथ ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा हमने लाया था, लेकिन इसके साथ साथ एक बात बोली थी, ये मुद्दा जातिगत जनगणना का हमारा 2 मई 2022 को आपकी रीवा से ही शुरू हुआ था समय अभियान। तो हमने बोला था, लेकिन हमने बोला था समानता का स्तर लाने के लिए इसमें बहुत सारे एपिसोड है हमारे। और इसके साथ हमने बोला एक्सीलेंस कैटेगरी को 10% आरक्षण देना पड़ेगा। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वो सबसे अधिक अंक लाता है सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसको एक्सीलेंस कैटेगरी में रखा जाए, तब जाके हम समानता का सिस्टम लाएंगे। हमारे खड़गे साहब से बहुत देर तक, सवा घंटे तक मीटिंग हुई और उन्होंने बोला हम जातिगत जनगणना के मुद्दे को सबसे पहले उठाते हैं। सम्माननीय राहुल गांधी जी ने उसको तेजी से उठाया और उस सरकार को मानना पड़ा। लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, बिल्कुल हमारा आग्रह है, करबद्ध आग्रह है कि इसको लेके कंफ्यूज होने की किसी को जरूरत नहीं है। इसके और आगे एपिसोड है, हमने इसका फार्मूला तैयार किया है। किसी भी जाति समाज की अनदेखी नहीं की जाएगी। समता मूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही जातिगत जनगणना हो रही है, किसी जाति विशेष से बदला लेने के लिए नहीं हो रही है। ये बातें समझाने की जरूरत। अब बात आती है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान आधुनिक खेती कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर शुरू कर दिया था हरित क्रांति, लेकिन शुरुआत हुई थी, उससे कुछ काम नहीं हुआ था। इंदिरा जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। बेल्जियम के बेच आएंगे, हमारी जमीन उर्वर हो जाएगी, आदि आदि बड़े आंदोलन किए थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी कड़ाई के साथ में सॉइल टेस्ट लेब, दलित लेब आदि सब बना करके और हरित क्रांति लाया। और उस हरित क्रांति का नतीजा है कि आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। अब हमको क्या करने की जरूरत है? अब हमको इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी, कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ा व्यापक मुद्दा है, इस पर 1 घंटे तक बात की जा सकती है। इसको हमने कमलनाथ जी के सरकार के टाइम में मैंने इसका फार्मूला बनाया था, लेकिन सरकार नहीं रही। अगर सरकार होती तो इस देश में एक नया, इस प्रदेश से एक नया इतिहास रचा जाता, लेकिन आगे हम जरूर इस पे काम करेंगे। अब आखिरी मुद्दा हमारा कि पूर्व राजा महाराजाओं ने 16 जुलाई को अंग्रेजों ने ढील दिया, चालबाजी किया। उनको बोला कि हमारे आधिपत्य से आप राजा महाराजा सब मुक्त हो गए, आप चाहो तो भारत में रहो या पाकिस्तान में चले जाओ या अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करो। उनने खूब ब्लैकमेलिंग किया और जो अंग्रेजों के टाइम में जितने अधिकार थे उतने ही अधिकार उन्होंने विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त कर लिया और राज भत्ते की भी व्यवस्था कर लिया, जिसको इंदिरा गांधी ने खत्म किया। और नहीं खत्म किया होता तो आज देश का क्या हाल होता हम कह नहीं सकते। लेकिन उन राजा महाराजाओं ने
प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति अपने पास किसी न किसी रूप में बना करके रख लिया और तो और पुरानी संपत्ति को कुत्ते बिल्लियों के नाम दिया। और जो महल और किले जहाँ वो रह रहे हैं ये किसी भी कीमत में उनको रहने का अधिकार नहीं है। ये पुरातत्व महत्व की चीज सरकारी होती है, इसलिए हम चाहते हैं वो सारे पुरातत्व महत्व की चीजें सरकारी हो जाए, वो महलों से राजा महाराजा बाहर निकल जाए और उनके नाम पे प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट जो बने हैं वो सब समाप्त हो जाए और वो जो संपत्ति आए वो रुपया आए उससे हम शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक अवसर सृजित करें। यही हमारे राहुल गांधी ये बार बार कह रहे ही नहीं कह रहे हैं। राजा महाराजाओं को सरकारी करने की बात कर रहे हैं संपत्तियों की कर रहे हैं। और विशेषाधिकार ये जो मतलब जो वो क्या कहते हैं कि जो हमारे एकाधिकार युक्त पूंजीवाद है इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी ने एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण किया। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी बहुत बेरोजगारी बढ़ी थी और जबलपुर और ग्वालियर जैसे पूरे देश में कई जगह बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। नतीजा ये हुआ कि वो बेरोजगारी तो समाप्त हुई, उल्टी न्यूनतम योग्यता में छूट देके घर से ढूंढ के लोगों को नौकरी दी जाए। इंदिरा जी के साथ बहुत अच्छी हुआ। इंदिरा जी जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी 24 जनवरी 1966 को, उस दिन बाहर सिर फिरे लोग नारे लगा रहे थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं थी। अब बताइए वो महिला प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया अमेरिका की सह होने के बाद, वो महिला प्रधानमंत्री जिसने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को सुरक्षा के मामले में हाथ में, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री जिसने गरीबी हटाओ के लिए बीजपुत्री कार्यक्रम दिया, पूरे विश्व में उसके समान कार्यक्रम दिया। वो महिला प्रधानमंत्री जिनको कि कास्ट्रो साहब जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि 101 निर्गुण देशों की अगर कोई अध्यक्ष करने को नेतृत्व देने की क्षमता किसी में है तो वो है इंदिरा गांधी में। इसलिए पहले 101 थे, बाद में 108 हो गए थे। 108 निर्गुण देशों की नेता बनी इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी। अब बात आई है इंदिरा ज्योति अभियान क्यों शुरू किया, मैं आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं। क्यों शुरू हुआ? दरअसल हुआ क्या, 12 जुलाई 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पदस्थ संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी ने राजपत्र साधारण में एक अधिसूचना प्रकाशित कर दिया कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। ये संविधान हत्या दिवस मनाने की बात क्या आप लोग की नहीं है क्या? ये जान रहे हैं, आपको पता है कि नहीं है? पता है ना संविधान। अब ये जब बात हुई, मैं मुंबई में था, एक सभा को संबोधित करने गया था, वहां से निकला तो दैनिक भास्कर के पत्रकार ने मुझे पकड़ लिया, बोला आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ? बोला मुझे नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहां से आने के बाद में मैंने हाईकोर्ट में याचिका लगाया इनके खिलाफ में, और मैंने दिल्ली में जाके कई बड़े नेताओं से आग्रह किया कि ये जो संविधान हत्या दिवस है या असंवैधानिक है, इसके खिलाफ जहाँ से आवाज उठाई जाए। किसी ने हिम्मत नहीं उठाया उनके खिलाफ। तब मैंने 25 जुलाई 2024 को 13 दिन बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बुक किया और वहाँ पत्रकार वार्ता करने का निर्णय लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ पत्रकार वार्ता करने गया तो पत्रकारों की तुलना में दुगनी से अधिक संख्या में पुलिस बल था और बड़े बड़े एजेंसियों के IPS अधिकारी थे। उन्होंने मुझे रोक दिया, आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते। मतलब क्यों नहीं कर सकते? तो बोले नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है ऐसा? जानते नहीं हो, मैं देश की चोटी के अखबार का संपादक रहा हूँ, ये मेरा घर है, प्रेस क्लब है, यहाँ मुझे आप रोक नहीं सकते। तो मैंने बोला मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे बिना बोले नहीं कर सकते। पहले मुझे पत्रकार वार्ता ले लेने दीजिए, उसके बाद जो मैं गलत हूँ मेरे को गिरफ्तार कर लीजिए। जब मैंने बोलना शुरू किया, 1.25 घंटे की पत्रकार वार्ता में सारी सरकार की एजेंसियां मेरे रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे भाषण को, मेरी पत्रकार वार्ता को। देखे तो कहीं कोई कमी निकले तो गिरफ्तार कर ले। मैंने कहा, मैंने उसी पत्रकार वार्ता में अमित शाह को और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा, ये अमित शाह जी, ये नरेंद्र मोदी जी, आप संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हो, हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हो, सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हो।
भारतीय संस्कृति में हत्या दिवस कोई नहीं मनाता। कोई मनाता है क्या भाई? नहीं। हत्या दिवस कोई मनाता है क्या? कभी सुने हो आपने? ये हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। मैंने बोला ये तो हास्यास्पद है। दूसरी चीज, इंदिरा जी अब इस देश में अब नहीं रही इस युग में। अब उनके जाने के बाद में बता रहे हो सहा आयोग आया था, उसने भी ये दोषी नहीं पाया। अमेरिकी साजिश चल रही थी इस देश में अस्थिरता पैदा करने की, उससे बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधान के तहत इंदिरा जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजी और राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लागू हुआ था। संवैधानिक निर्णय था और उसके तहत देश में अस्थिरता आने से रोका गया, अन्यथा इस देश का बुरा हाल हुआ। तो आपने गलत निर्णय लिया। मैंने कहा मैं पत्रकार वार्ता लेके पूरी बात स्पष्ट रख रहा हूं अमित शाह जी, इसलिए रख रहा हूं कि मैं किराए के मकान में रहता हूं। बुलडोजर कहां चलाओगे? मेरे अकाउंट में अंतिम श्वास लेता हुआ रहता है अकाउंट। जांच किस बात की करो? करना है तो कर लो। कुछ नहीं चली, पत्रकार वार्ता पूरी हुई और पत्रकार वार्ता पूरी होने के बाद में जो सबसे सीनियर IPS ऑफिसर थे उनके ओर मुखातिब होकर मैंने कहा अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपको गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको एक कप कॉफी जरूर देंगे। उसके बाद हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप देश भर की राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता करेंगे, और मैंने पूरे देश की राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता किया और बताया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। अब उसके बाद मुझे लगा ये 1966 में पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। पंकज जी हम आपको याद दिलाते हैं, याद रखिएगा। युवक कांग्रेस का गठन आप कहेंगे 1969 में हुआ, यही कहेंगे ना? नहीं, युवक कांग्रेस का वास्तव में काम करना शुरू हो गया था 1946 से। युवक कांग्रेस काम कर रही थी, लेकिन विधिवत गठन उसका 1969 में हुआ यहाँ से। लेकिन 1946 से युवक कांग्रेस इस ये काम कर रहे थे। तो 1966 में युवक कांग्रेस का सम्मेलन केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति में पंडित द्वारिका प्रसाद मुख्यमंत्री थे और उस समय की कांग्रेस नेत्री विजया राजे सिंधिया थी, उनकी उपस्थिति में हुआ। उस समय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि हम जिस प्रकार का विकास करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये पूर्व राजा महाराजा अड़ंगा बने हुए हैं। इस पर आक्रोश में आते हुए विजया राजे सिंधिया ने कहा कि मैं ये इंदिरा गांधी को पद से हटा के रहूंगी और उनके चमचों को भी पद से हटा के रहूंगी। चमचों शब्द का उपयोग की थी आदमी के आदमी। और उसके एक साल बाद पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की निर्वाचित सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। देश भर के 561 रियासतदारों के राजा महाराजाओं को इंदिरा जी के खिलाफ एकजुट कर दी थी। और इसके साथ साथ जितने पूंजीपति थे वो बैंकों वगैरह के राष्ट्रीयकरण की बात सामने आई थी, इसलिए उनको एकजुट कर दी थी। और कई लोग जो कांग्रेस की राजनीति से आए थे, पूजा गांधी की करते थे और घोड़सेवादियों का साथ देते थे, उन लोगों ने मिलकर इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से अलग कर दिया। तब भी इंदिरा जी ने समाजवादी विचारधारा के संगठनों को साथ लेकर के सरकार चलाई। और जब 1971 में पहला चुनाव हुआ तो 352 सदस्यों के साथ कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस आर के नाम पर पूर्ण बहुमत की सरकार। और 2 जनवरी 1978 को फिर कांग्रेस में कुछ गलत कचरा पड़ा हुआ था, उसको छाप करके उन्होंने कांग्रेस आई बनाया, कांग्रेस इंदिरा बनाया। वही कांग्रेस इंदिरा 1996 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हुई, जिसको आज हमारी मूल कांग्रेस, ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। प्रशिक्षण के नाम पर स्वतंत्रता के पहले के इतिहास को ज्यादा गिना करके बिना मतलब समय बिताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का स्वतंत्रता के पहले का इतिहास, कांग्रेस का नेहरू युग का इतिहास, कांग्रेस का इंदिरा युग का इतिहास और कांग्रेस का राजीव गांधी युग का इतिहास, कांग्रेस का PV नरसिम्हा राव जी के टाइम का इतिहास और कांग्रेस का ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टाइम का इतिहास सब अलग अलग है। इंदिरा जी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए इंदिरा जी की विचारधारा को समझने की जरूरत है। इसीलिए हमने इंदिरा ज्योति अभियान को हमने बोला
जो काम कांग्रेस की निर्वाचित सरकार पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार बना करके एक सामंत साहब को मुख्यमंत्री बना दी, राजमाता विजया राजे सिंधिया ने, उनके पोते ने वही काम 2020 में किया। इसलिए उन्हीं के महल के सामने मैं इंदिरा जी की 107वीं जयंती को इंदिरा जयंती संकल्प दिवस समारोह के रूप में मनाऊंगा और 4 वर्ष बाद बड़े परिवर्तन का संकल्प लेते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। तो ठीक महल के सामने फूलबाग मैदान में हमने इंदिरा जी की 107वीं जयंती मनाया। उपस्थित जन समुदाय से हमने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हूँ, लेकिन मेरे आध्यात्म को हर वर्ग का सपोर्ट है। मुस्लिम वर्ग के अनुयायी मुझे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े सम्मेलनों में आमंत्रित करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। मैं शास्त्रार्थ का भी पक्षधर हूँ। अगर मुझसे कोई वेद शास्त्र पुराण आदि पर भी बात करे तो मैं घंटों बात करने का सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन ये तकियानुसी सोच का मैं पक्षधर नहीं हूँ। रोज के रोज पैदा होते बाबाओं का पक्षधर नहीं। तो साथियों, मैंने वहां जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि देवी स्वरूपा इंदिरा गांधी, जिनको कि गुरु गोलवलकर ने, मैं हंसते हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि दरअसल आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। अटल जी संदेश लेके इंदिरा जी का गए थे तो उनके सामने उन्होंने इंदिरा जी से हॉटलाइन फोन पर बात करते हुए कहा था, इंदिरा तुम दुर्गा की अवतार हो और तुम ही पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट सकती। उसके बाद में अटल जी ने जब पाक के 2 टुकड़े हुए तो मीडिया से मुखातिब होकर के इंदिरा जी को गुरु गोलवलकर जी की बात, इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार वाली बात अटल जी ने मीडिया के सामने रखी और ये स्पष्ट भी किया था कि ये गुरु गोलवलकर ने कहा है। इसलिए बार बार अटल जी कहते थे कि इंदिरा जी को मैंने दुर्गा के अवतार नहीं कहा बल्कि गुरु गोलवलकर। ये सच्चा है। तो उनको दुर्गा के अवतार कहा गया। इसीलिए मैंने बोला उपस्थित जन समुदाय से, अपने अपने मन मंदिर में शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की प्राण प्रतिष्ठा आज करिए और ये संकल्प लीजिए कि हे माता, अब तुम हमारे बीच है, हम तुझे प्रेरणा स्रोत मानते हुए इस देश में बड़े परिवर्तन का संकल्प। तो उस दिन से 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान हमारा 1 साल बाद 108वां वर्ष था। 108 कार्यक्रम हमने भिन्न जगह में किए और मेरे सामने एक बात आई, ये कैसा राम राज्य है? अवधपति श्री राम ने वो राज्य स्थापित किया था जहाँ भय नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, भेदभाव नहीं था, दुख रहित शासन व्यवस्था थी, सुगम न्याय की प्रणाली थी, राजा और प्रजा के लिए एक समान न्याय व्यवस्था थी। भले ही राजा को कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो जाए, लेकिन उन नियमों कानूनों का उपयोग राजा अपने पर लागू करता था, अपने पर लागू करता था और सारी पीड़ा को झेल लेता था। सबसे प्रिय होते हुए इंदिरा माता के बारे में भी किसी ने कुछ कह दिया तो उन्होंने बोला आदर्श राज्य के खिलाफ है, इसलिए उनका भी त्याग उन्होंने कर दिया। उन्होंने मर्यादा को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया और जीवनादर्श को और शासनादर्श को जिस तरीके से स्थापित किया वो केवल आदर्श नहीं परमादर्श को प्रस्तुत करता है। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आदर्श ही ईश्वर है, ईश्वर ही आदर्श है। आदर्श से ऊपर परमादर्श को प्राप्त करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति न होकर परमेश्वर का स्वरूप होता है। इसीलिए अवधपति श्री राम को परमेश्वर के रूप में मान्यता मिली। तो आज उस राम का उपयोग केवल सत्ता के लिए किया जा रहा है। मुख में राम, बगल में छुरी। अरे राम का नाम भी मर्यादा के साथ नहीं लिया जाता। जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसा कोई नहीं बोलता। ये कैसे बोल रहे हैं? जो और ये ध्वनि किसकी है? रावण की ध्वनि है। रावण कोई नाम नहीं है, रावण कोई नाम नहीं। रावण को रावण क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी कर्कश ध्वनि थी, कर्कश ध्वनि में वो चिल्लाते थे तो उनको रावण कह दिया गया। ये ध्वनि रावण की, रावण कह दिया। अब जो रावण की ध्वनि में जय जय श्री राम नाम लेंगे, क्या उसको हम स्वीकार कर पाएंगे क्या? ये बताने की लोगों को जरूरत है। तो हमने कहा महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1929 को भोपाल के प्रवास पर रहते हुए, 3 दिवसीय प्रवास पर रहते हुए भोपाल के नवाब के आमंत्रण पर वो वहां आए थे और भोपाल के नवाब ये जानना चाहते थे कि देश स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता के बाद महात्मा
प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते हैं इस देश में, तब महात्मा गांधी ने भोपाल स्थित बेनजीर मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि देश जब स्वतंत्र होगा तो वे भय भ्रष्टाचार भेदभाव मुक्त दुख रहित सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे और उस शासन व्यवस्था का नाम राम राज्य है। जब उन्होंने कहा